गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हमारा अब तक जितना कोर्स हुआ है उसमें से ही आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। उसमें मैंने आपको 2 असाइनमेंट तो दिए हुए हैं और एक अब फाइल तैयार करने के लिए आपको और दिया जाएगा, जिसमें कि आपको पूरा उसे कंप्लीट करके और 2 दिन के अंदर ही आपको वह फाइल कंप्लीट करना है और उसकी पीडीएफ बना करके और सेंड करना है। तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको एक पेपर दूंगी जो आपको व्हाट्सएप पे प्राप्त होगा और उससे आप देख करके उसके आंसर्स को आपको फाइल में लिखना है। तो आइए अब हम स्टडी देखते हैं। हमने बिजनेस स्टडी में अब तक जितना भी कोर्स किया है वह पूरा हम अच्छे से रिवाइज करें। रेगुलरली हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर लर्न करते रहें ताकि हमारी स्टडी जो रेगुलर चल रही है उसे आप जितना हमारा कोर्स हो चुका है, जितना हम कंप्लीट कर चुके हैं, उतना तो आपको कंफर्म रहे कि इसमें से अब हमें कुछ भी लर्निंग की गुंजाइश नहीं है या हमारा पूरा इतना लर्न हो चुका है। तो आप रेगुलर स्टडी करते रहेंगे तो उससे आपका ही रिजल्ट पे काफी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप ये सब लर्न कर चुके हैं और जितना अब आगे होता जाएगा कोर्स उतना आप कंटिन्यू लर्निंग करते रहें और समझते रहें। तो बिजनेस स्टडी में हमारा जो चैप्टर हो चुका है वो फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्स्थ कंटिन्यू है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में हमने अब तक जो देखा है उसमें हम स्टाफिंग का मीनिंग देख चुके हैं, डेफिनेशन देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का एक पूरा टॉपिक देखा है हमने, जिसे शॉर्ट नोट के रूप में मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा है। स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी प्रोसेस को लर्न करना है। इसके बाद हमारा चल रहा था एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग के 3 पार्ट बताए गए हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट हम देख चुके हैं, इसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखे हैं, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो कि 2 टाइप्स के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों ही हमने देखे हैं। इसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो 7 पॉइंट समझाई गई थी, इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें से एनी 6 पॉइंट आपको लर्न करके और उस लर्निंग की वीडियो मुझे सेंड करनी है। जितने भी इसके पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग से ही समझाए गए हैं उन सभी की वीडियोस आप जब भी लर्न करें तो जरूर बनाएं, क्योंकि ये वीडियोस अगर आप लर्निंग की भेजेंगे तो वो आपके रिजल्ट में या आपके एनुअल जो एनालिसिस होगा, पूरा मूल्यांकन होगा, उसमें काफी पॉजिटिवली आपके ये नंबर्स को या ग्रेड को प्लस किया जाएगा। इसलिए आप रेगुलर जो भी लर्न करते हैं उसकी वीडियोस जरूर भेजते रहिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन भी एक एलिमेंट सेकंड वाला है जो कि स्टाफिंग का है। चयन मतलब सिलेक्शन क्या होता है ये अब हम यहाँ देखेंगे। सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी वो रिक्रूटमेंट के बाद ही की जाती है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन। Process of selection begins when the need of the employees is determined and the process of recruitment is completed. It involves a series of steps by which candidates are screened for choosing the most suitable persons for vacant job in the organization. It is a process by which unsuitable candidates are rejected and the suitable one are chosen. It involves evaluation of the applicants. The process of selection starts with comparing the requirement of a job with the qualification of the applicant. It is of almost important that a person who is qualified for it does the job
improper selection will leave both the employer and employees unsatisfied. To ensure the selection of the right type of person for various jobs, psychological techniques may be applied in a systematic manner. तो चयन से तात्पर्य या चयन से अर्थ को हम देखेंगे तो चयन से आशय यह होगा कि जितने भी हमने बाहरी व्यक्तियों का इंटरव्यू लेकर के या उनका रिक्रूटमेंट करने के लिए उनकी एप्लीकेशंस को सॉर्ट आउट किया है या उन्हें छाटा है और भर्ती जो हमने रिक्रूटमेंट किया है उसके पश्चात हम अब इस चयन की या सिलेक्शन की प्रोसेस में उनका सिलेक्शन करेंगे, उन्हें फाइनली जॉब पर रखने के लिए प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। सिलेक्शन का जो सारा प्रोग्राम होता है वह जो साइंटिफिक हमारी रीति नीति होती है, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे करते हैं। जो कर्मचारियों या एम्प्लॉयज का चयन जब हम करते हैं तो वास्तव में एक निर्णय की प्रक्रिया को इसे माना जाता है और इसे करते समय हमें पूरी सावधानी और कुशलता रखनी चाहिए, मतलब स्किल्ड का हमें यहाँ पर यूज करना है। जितने भी अनुपयुक्त मतलब जो अच्छे नहीं है, जो ऐसे एम्प्लॉय है जिन्होंने सिर्फ एप्लीकेशंस दी है वे हमारे सुटेबल नहीं है जॉब के, तो उन्हें हम हटा दें, क्योंकि हम अगर गलत चयन करते हैं तो कर्मचारी और संस्था दोनों के लिए ही वह लॉस का कारण बनते हैं। इसलिए हमें पूरी सतर्कता से, पूरी सजगता से सिलेक्शन की प्रोसेस को पूर्ण करवाना है। एक राइट व्यक्ति को मतलब उचित व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग ही वर्क मिले, यही एक सिलेक्शन का मेन उद्देश्य या एम रहता है। कर्मचारियों का जो चयन है, जो सिलेक्शन होता है एम्प्लॉयज का, या तो संस्था के वर्तमान कर्मचारियों में से ही होगा या जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो बाहर के व्यक्तियों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। आंतरिक जो इंटरनल सोर्स होते हैं उसमें जो हम सिलेक्शन करते हैं वो प्रमोशन, जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है या डिमोशन के माध्यम से भी किया जा सकता है। लेकिन बाहरी जब हम एक्सटर्नल का यूज करते हैं सोर्स का, तो उसमें हमें बाहर के व्यक्तियों को ही इसमें बुलाना पड़ता है और उनके लिए फिर एक प्रोसेस को पूर्ण करना होता है, जो कि सिलेक्शन की प्रोसेस कहलाती है। तो इस तरह से बिल्कुल पूरे हम इंश्योर रहें कि हमें सही व्यक्ति को सही कार्य ही देना है, इसलिए हम पूरा उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से चयन करें, जो पूरी तकनीकी माध्यम से वे सुटेबल है या नहीं ये भी देखें। तो पूरी तरह से अच्छी तरह उनका पूरा साक्षात्कार लेकर, इंटरव्यू लेकर के ही उन्हें हम चयन करें या सिलेक्शन को पूर्ण करें। तो सिलेक्शन जो होता है वो एक प्रोसेस होती है जो पूर्णतः अच्छे योग्य व्यक्ति होते हैं उनको सिलेक्शन के लिए हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टेस्ट के माध्यम से कार्य पर रखने के लिए पूरी तरह सिलेक्ट करें या उनका चयन करें। जितने भी हमारे यहाँ एप्लीकेशंस आई है उन्हें पहले हम रिक्रूटमेंट के द्वारा सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब छांट लेते हैं, और उसके बाद ही जो थोड़े योग्य व्यक्ति होते हैं उन्हें हम सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं। तो सिलेक्शन की डेफिनेशंस को देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू डेल योडर, सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड in two classes, those who are to be offered employment and those who are not. डेल योडर का मानना है कि सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है जिसमें जितने भी रोजगार के लिए जिन्होंने एप्लीकेशंस दी है उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो वे जिन्हें रोजगार या एम्प्लॉयमेंट दिया जाना है और दूसरा जिन्हें हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, हमारे यहाँ सिलेक्ट नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेरिच एंड कुंज, सिलेक्शन फंक्शंस इज चूजन फ्रॉम among the candidates the one who best
meets the position requirement. मैनेजमेंट की तरफ से जो सिलेक्शन होता है उसमें जो विभिन्न तरह के जो हमारे यहाँ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई है उनको हम इस तरह से उनका साक्षात्कार या इंटरव्यू ले कि जो सर्वाधिक उपयुक्त है, जो सबसे बेस्ट है, उनका हम इंटेलिजेंट तरीके से चुनाव कर लें। तो इस तरह से ये दोनों ही डेफिनेशन काफी इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए इन दोनों डेफिनेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद का पॉइंट आएगा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज। हम जब एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करें तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है या कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनका हम यूज करेंगे कर्मचारियों को सिलेक्ट करते समय। The following principles should be kept in mind while selecting employees. The experienced and qualified staff should do selection. Selection should be on the basis of deciding standard. Both internal and external sources should be used for selection. Selection policy should be in line with other policies of the enterprise. All steps of selection process should be carefully followed. Selection process should not be rigid, but it should be flexible enough to suit the requirement. Selection process should consider the qualified and qualification of the persons and must not be biased. Different persons of selection should be used for appointment or difference level and for different posts. The rule and the laws prevailing in the country should be compliant with. Selection policy should be simple, clear and rational. मीन्स सिलेक्शन के समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट योग्य व्यक्तियों को ही सुने या योग्य व्यक्तियों को ही कार्य सौंपे। देन प्रमापों के आधार पर हो, स्टैंडर्ड के आधार पर हम सिलेक्शन करें। फिर सिलेक्शन के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों का ही सोर्सेस का यूज करना है। सिलेक्शन के लिए हम जो हमारी पॉलिसीज बनाई गई है जो हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा, उनके अनुरूप ही हम उनका सिलेक्शन करें। जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसके प्रत्येक स्टेप को, प्रत्येक चरण को महत्व दिया जाना चाहिए। सिलेक्शन की जो हमारी पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा कठोर न हो करके फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब लोचपूर्ण होनी चाहिए। चयन में जो सिलेक्शन में व्यक्ति को हम महत्व न देकर उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी, उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसे हम महत्व दें। जो अलग अलग पद है उनके लिए अलग अलग विधियों का भी हमें यूज करना चाहिए। जो सिलेक्शन करते समय हमें ध्यान रखनी है वह देश से संबंधित बातें भी ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ किस तरह का लॉ अभी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेक्शन करें। जो सिलेक्शन की पॉलिसी है वो बहुत ही सिंपल और क्लियर और हमारे लीगल मतलब कानून के अनुसार न्याय संगत होनी चाहिए, लीगली होनी चाहिए। जो हमारी चयन की या सिलेक्शन की प्रोसेस हो वो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने वाली, मतलब कर्मचारियों को पूरी तरह से जब वे चाहते हैं तो उस कार्य को करने के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाए, रोजगार प्राप्त हो, तो रोजगार के अनुसार ही उनके पॉलिसी को भी बनाया जाना चाहिए ताकि वे इजीली अपने सिलेक्शन की प्रोसेस को पूर्ण कर सके। उन्हें यह डर न रहे कि हमें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए किसी भी प्रकार का भय न रखकर वे सिलेक्शन की प्रोसेस को पूर्ण कर पाएं। इसलिए सिलेक्शन की जो हमारी पॉलिसीज होती है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आएगी सिलेक्शन की प्रोसेस, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे क्योंकि इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो वन बाय वन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे।
The main purpose of any recruitment and selection procedure is to find out the right man for each job. The procedure to be followed will depend on the job to be filled and the types of organization. A large organization can have an extensive procedure. The selection process starts after recruitment. The main steps of selection process adopted by large organization are as under. बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें निम्न प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम सिलेक्शन की प्रोसेस को पूर्ण करते हैं. फर्स्ट है रिसीविंग एप्लीकेशन. आफ्टर द रिक्रूटमेंट द फर्स्ट थिंग विल हैपन is that the applications will be received from the prospective applicants. Receiving of application is the first step in the selection process. Application give a brief idea about the candidate, which helps in formulating question for the interview and to decide upon the rest of the step of this selection. जो रिसीविंग एप्लीकेशंस होती है, आवेदन पत्र जितने भी हमारे पास प्राप्त होते हैं, उन सारी एप्लीकेशंस को हम देख करके यह पता लगा सकते हैं कि जो भी कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति हैं उनके हम जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है वो किस प्रकार से कंडक्ट करेंगे. जो हमारी एप्लीकेशंस होती है वो हम उसके लिए हम फीस भी ले सकते हैं और नहीं भी ले. तो जितने भी हमारे पास फील्ड किए हुए एप्लीकेशंस आती है उनके संबंध में हम काफी सारी जानकारी उन एप्लीकेशंस के द्वारा ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उसमें उनका पूरा बायोडाटा, पूरी उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, उनकी रुचियां होती है, ये सब हम उनसे एप्लीकेशन के द्वारा ही जान पाते हैं. तो शुरुआत में जब हम आवेदन पत्र की रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन सब हमारे पास प्राप्त हो जाती है, तो उसके द्वारा ही हम पहले स्टेप पर ही कुछ व्यक्तियों को अलग छांट लेते हैं और कुछ को अलग हटा देते हैं, मतलब रिजेक्शन में डाल देते हैं. यहाँ आपको एक चार्ट भी दिया हुआ है. इस चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जब एक एक स्टेप पूर्ण होती जाती है तो जो सूटेबल होगा तो वो नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल होगा और जो अनसूटेबल होगा उसे हम पहले ही रिजेक्शन की लिस्ट में डाल देते हैं. मीन्स फर्स्ट प्रोसेस से ही हम उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं. जो हमारे यहाँ एलिजिबल नहीं है या किसी भी उनकी एप्लीकेशंस के द्वारा या उनके जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस मिलती है उसको वो जब हमारी संस्था के अनुरूप न हो तो इस प्रोसेस को आपको इस चार्ट के माध्यम से भी लर्न करना है. ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये चार्ट जब अगर आप बनाते हैं तो काफ़ी कुछ आइडिया आपको लग जाता है कि हम कौन कौन से स्टेप्स को सीक्वेंस में 1 बाय 1 करने वाले हैं. तो सेकंड स्टेप हम इसे देखते हैं अब, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस. स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस मीन्स scrutiny of application is the first screening process. Those application can be separated with which fulfill the criteria of qualification, experience, etc. Sometimes applicants may state some condition like minimum salary, duration of work, etc. The applications of those candidates whose condition are not accepted to the organization or who do not fulfill the criteria of selection can be issued letter of regret stating the reason. The selected candidate can be called for preliminary interview. Scrutiny of applications means हम जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास रिसीव्ड हुए हैं उन्हें हम छांट ले कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो कि हमारे यहाँ के जो क्राइटेरिया है वो पूर्ण कर सकते हों, हमारे यहाँ की जितनी भी वे ऑर्गेनाइजेशन के एम्स हैं उसे समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग वे क्वालिफाइड हों कि वे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए सक्षम हैं.
तो इस तरह से जब हम जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास रिसीव्ड हुई है उनमें से हम सॉर्ट आउट कर लें स्क्रूटनी के द्वारा, और उन्हीं व्यक्तियों को फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलवाएं एप्लीकेशंस के, उनको पहले अलग ही छांट लें जो कि वास्तव में हमारे यहाँ कार्य करने के लिए एलिजिबल हैं। कई व्यक्ति इस कारण से भी अलग उनकी एप्लीकेशन कर दी जाती है कि उनके जो क्राइटेरिया होता है, उनका खुद का जो जॉब प्राप्त करने का जो तरीका होता है और जो उनकी सैलरी का उनका एक्सपेक्टेशन होता है वो हमारे यहाँ उसके अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं होता। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा सैलरी चाहते हैं और हम जितनी सैलरी देना चाहते हैं वो सैलरी हम पहले ही उन्हें बता देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर उन एप्लीकेशंस को हम सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे यहाँ के लिए योग्य व्यक्ति हैं या जो हमारे यहाँ कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशंस को छांटना प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के पहले कर लिया जाता है। इसके बाद की प्रोसेस होगी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। दिस इंटरव्यू इज जनरली ब्रीफ द हेल्प इन screening the candidate on the basis of physical and mental fitness. Candidate found suitable at this stage would be called for employment test and final interview. प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के द्वारा हम स्क्रीनिंग करके और कैंडिडेट्स को जो कि फिजिकल और मेंटली बिल्कुल फिट है उन्हें हम हमारे यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए रोकेंगे, और अदर कैंडिडेट जो सुटेबल नहीं है उन्हें हम रिजेक्शन कर सकते हैं। जितने भी हमारे यहाँ रिसीव्ड हुए एप्लीकेशंस हैं वह बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, तो जो फर्स्ट इंटरव्यू हमारा होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसके माध्यम से जितने भी अनसुटेबल पर्सन्स हैं उन्हें हम अलग कर देंगे। जितने भी हम इंटरव्यूज में लोगों को बुलाएंगे उनकी हम जो मेंटल एक्टिविटीज है, मेंटल जो ग्रोथ है या मेंटल उनका स्टेटस है, उनकी कौन कौन सी उनमें स्किल्ड है, इन सब का भी हम यहीं पे परीक्षण कर लेते हैं। इसका हम पूरा स्क्रीनिंग करने के बाद जो योग्य आवेदक होंगे उन्हें ही हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रखते हैं और बाकी को हम रिजेक्शन कर सकते हैं, जिन्हें हम अनसुटेबल की श्रेणी में डाल देते हैं। तो इस प्रकार प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के द्वारा भी कई आवेदक ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट 4th पॉइंट है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आर बेसिकली psychological test. These tests are carried out to measure the psychological characteristics of the individual for suitable to the job. The assumption behind conducting these tests in the selection process is that the human behavior at work can be predicated by giving various tests of the individual. These tests bring out the qualities and weakness of individuals which can be analyzed before offering the job. These psychological tests can be of various types such as intelligence test, aptitude test, dexterity test, achievement test, personality test, etc. तो इस तरह से जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से हम उनकी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए जब हम इनको सिलेक्शन के लिए यह टेस्ट लेते हैं तो यह तभी हम कर पाएंगे जबकि हमारे पास जो बहुत ही कम पर्सन्स बचे हों जो फाइनल इंटरव्यू के लिए हमने उनका सिलेक्शन किया है। तो प्रायः जो लिखित रूप से जितना भी हम इसका टेस्ट लेंगे जिसमें कि उनकी हम इंटरेस्ट देखेंगे, उनकी राइटिंग्स देखेंगे, उनकी स्किल देखेंगे कि किस तरह से वे लिखने का कार्य पूर्ण कर लेते हैं। उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, इंटेलिजेंट टेस्ट ली जाती है, वो कितने समय में हमारे यहाँ किसी भी एम को अचीव कर सकते हैं, एक पर्सनालिटी टेस्ट ली जाती है। तो ये सारी टेस्ट के माध्यम से हम उनका
पूरा एक साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेटस को जांच लेते हैं और उसके बाद ही हम उनकी जो इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट स्टेप होगी उसको हम उसमें भेजने के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी हमारी अपेक्षा के अनुसार यह व्यक्ति अगर खरा उतरता है, जो कि हमारे जॉब के लिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हितकर होगा, उसे ही हम इस प्रोसेस के बाद में हमारे यहाँ पर रखते हैं। मेनली जो हम टेस्ट लेंगे उसमें एक तो परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, इंटेलिजेंट, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट उनका कौन से वर्क में है और उनकी पर्सनालिटी। तो ये सारे टेस्ट के माध्यम से उन्हें फिर हम आगे सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के बाद आता है फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू, हैविंग सक्सेसफुली completed all tests relating to employment, the candidate is called for final interview. In this, the interviewer put oral question to the prospective employees to judge whether he is suitable for the job or not. It is a dialogue between the employer and the employee. The main purpose of an employment interview is to seek more information about the candidate, to give the candidate an accurate pictures of the job with detail of terms and condition, to verify the academic degree filled in the application form, to assess the general interest और memory etc. फाइनल इंटरव्यू में ये सारी चीजों को विशेष रूप से हम देखते हैं। फाइनल इंटरव्यू जब होता है तो पर्सनली एक एक व्यक्ति से बुला करके और उसकी सारी जानकारियों को उसे सामने बैठा करके एक पर्सनली उनसे टॉकिंग करके या डायलॉग बोल करके या उनसे कम्युनिकेशन करके और उनके इंटरव्यू को पूर्ण किया जाता है। तो ये जो व्यक्तिगत साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है, इसमें जो सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण जो है वो सिलेक्शन की टेक्निक्स को माना जाता है। इसमें सिलेक्शन करने वाले व्यक्ति और जो सिलेक्शन के लिए एप्लीकेंट है, उन दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो इसकी सिलेक्शन की कमेटी डिसाइड की जाती है, उनके 2 सदस्य या 3 सदस्य भी सामने बैठ करके फेस टू फेस जो क्वेश्चन आंसर देते हैं, जो किसी भी तरह की डिस्कस करते हैं, उसके माध्यम से ओरली रूप में उनकी इंटेलिजेंट और उनकी एबिलिटी को जांचते हैं और उनका परीक्षण करते हैं। इसके द्वारा जो जितने भी सर्वाधिक व्यक्ति हैं उनका बिल्कुल माइनर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। यदि इसमें वे खरे उतरते हैं एप्लीकेंट्स, तो उनको फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए या नेक्स्ट उनकी स्टेप के लिए, जो कि इसके बाद में ही आएगी, उसके लिए फिर उन्हें मेडिकल के लिए, मतलब स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फिर उन्हें बुलाया जाता है। और यहाँ तक में यदि कोई व्यक्ति एलिजिबल नहीं माना जाता, जो किसी भी तरह से संस्था के लिए या संस्था के जो एक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यदि वो पूरा नहीं होता है, तो उसे फिर रिजेक्शन की लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो जो बचे हुए कैंडिडेट होते हैं उन्हें ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। 6th पॉइंट, मेडिकल एग्जामिनेशन। एट द स्टेज ऑफ कैंडिडेट्स इट इज पुट टू medical examination. It is essential step in the selection procedure. It protects the organization against the risk of claim for compensation from applicants who might already be suffering from some disease or disability. These are three M's of medical examination. Physically, fitness for the job concerned. Second, to protect the business organization from infectious disease and to control excessive expenditure on the treatment of the employees. तो इस तरह से जब उनका मेडिकल एग्जाम, तो उसके अंतर्गत उनकी शारीरिक जो योग्यता है, शारीरिक योग्यता मतलब वे जो फिजिकल किस तरह से
फिट हैं उसकी जांच की जाती है। उनके पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको भी देखा जाता है। उनकी लंबाई, वजन, उनकी जो आई कांटेक्ट की जो उनकी आंखों की क्षमता है देखने की, किसी भी तरह से वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, उनका पहले से ही चेकअप करके और फिर स्वास्थ्य परीक्षण या मेडिकल एग्जामिनेशन को पूर्ण करवाया जाता है। और यदि वे उनमें फिट होते हैं, किसी भी तरह की उन्हें कोई डिजीज नहीं है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हित पहुंचाए, तब उन्हें नेक्स्ट स्टेप के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और यदि यहाँ पर उन्हें किसी तरह की कोई ऐसी समस्या होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं है, तो उन्हें फिर यहाँ स्टेज तक लाकर भी अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो आएगी स्टेप वो होगी रेफरेंस चेकिंग। प्रायर ऑफ फाइनल सिलेक्शन, द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर normally gather some information from the references given by the candidate. The information relates to the character, social relation, background, police record, past employment, personal reputation, etc. of the candidate. जो उनका रेफरेंस लेकर के व्यक्ति आते हैं, अर्थात उनके जो वे किस रेफरेंस के द्वारा हमारे यहाँ पर एग्जाम देने या फिर जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उनके रेफरेंस को भी चेक किया जाता है। फाइनली सिलेक्शन के पहले यह देखा जाता है कि जो उनका रेफरेंस देने वाले हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके कोई पुलिस के रिकॉर्ड तो नहीं है या उन्होंने पहले कहाँ पर जॉब की हुई है, उनके पर्सनल रेपुटेशंस कैसी है, ये उस व्यक्ति के बारे में देख करके और फिर हम उनके रेफरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से रेफरेंस भी काफी इम्पोर्टेंस रखता है हमारे सिलेक्शन की प्रोसेस में। नेक्स्ट है फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। आफ्टर अ कैंडिडेट हैज cleared all the hurdles in the selection procedure, she is formally appointed by issuing to him or her an appointment letter. Appointment letter contain broad terms and condition of employment, nature of job, pay scale, etc. जब फाइनल इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाता है, उसमें उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किया जाता है। उन अपॉइंटमेंट लेटर को जो हम उन्हें देते हैं उसमें सारी बातों को क्लियरली बिल्कुल ब्रॉड फॉर्म में, मतलब विस्तृत रूप में सभी कंडीशंस को दिखाना कंपलसरी है। हम जो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं उसमें जो भी हम लिखेंगे वे सारी संस्था की कंडीशंस की जो शर्तें होती है वो सब इसमें दिखा दी जाती है। नियुक्ति